दोस्तों 4 अक्टूबर 2024 का ये दिन था। मध्य प्रदेश रोडवेज की बस जबलपुर से भोपाल के लिए जा रही थी। इस बस के अंदर एक 30 साल का नौजवान युवक बैठा हुआ था विंडो साइड और गहरी सोच में था, परेशान था कि तभी किसी बस स्टॉप पर ये बस रुकती है और जैसे ही बस रुकती है तो तमाम तरह के लोग कुछ कुछ खाने पीने का सामान बेचने के लिए इस बस में चढ़ जाते हैं। हालांकि बस के अंदर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, इसलिए जो सवारी थी वो इन लोगों को मना कर रहे थे कि तुम इस बस के अंदर ना चढ़ो। तो ये जो लोग थे ये बस में तो नहीं चढ़ पाए, लेकिन खिड़की के पास जा जाकर लोगों से कह रहे थे पानी की बोतल ले लो या रंग बिरंगी खट्टी मीठी टॉफियाँ गोलियाँ जो होती है वो बेचने की वो बेच रहे थे। जो ये शख्स इस बस के अंदर बैठा हुआ था इसका नाम था शंकर। ये उदास तो था, लेकिन जब खिड़की से बाहर ये देखता है तो इसको एक जवान खूबसूरत महिला नजर आती है जो कि हाथ में कुछ पानी की बोतलें और कुछ टॉफियों की थैलियां लेकर लोगों से पूछ रही थी कि कुछ ले लो। तमाम तरह की बसें लगी हुई थी, सब तरफ ये पूछती हुई जा रही थी। जैसे ही शंकर ने इस महिला को देखा इसकी आंखें एकदम खुल जाती हैं। ये अपनी सीट से उठता है और उठ के बाहर की तरफ निकलने को होता है। धक्का मुक्की करता हुआ जैसे तैसे ये बस से बाहर उतरता है और जैसे ये बस से बाहर उतरता है तो ये देखता है कि जो वो महिला है वो वहां से जा चुकी है। ये पूरे बस स्टैंड पे उस महिला को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी इसको ये महिला बस स्टैंड से बाहर भागती हुई नजर आती है। ये उसके पीछे दौड़ लगाता है। जब ये शंकर उस महिला के पीछे दौड़ लगा रहा था तो जो बस स्टैंड पे तमाम तरह की सवारियां थी वो इस चीज को देख रही थी। वो भी शंकर के साथ साथ दौड़ लगाती कि हो सकता है कि इस महिला ने इस व्यक्ति का कुछ चुरा लिया हो, इसलिए ये व्यक्ति इस महिला का पीछा कर रहा है और ये महिला अगर चोर है तो आज हाथ साफ करने का सबको मौका मिलेगा। लेकिन जब ये शंकर इस महिला के पास पहुंचता है जिसका नाम निधि था और इसको इसके नाम से ही पुकार के रुकाता है और जो कहानी निकल के सामने आती है उसको सुनने के बाद सभी लोग हस्तप्रभ थे, हैरान थे, परेशान थे। क्या कि जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आ सकते हैं क्या? तो क्या थी पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। कहानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की हार्ट टचिंग इमोशनल कहानी आपके लिए लेके आता रहूं। तो जो ये शख्स था शंकर, ये एक अमीर परिवार का लड़का था। शंकर के 2 बड़े भाई और भी थे, मतलब 3 भाई ये थे, बहन कोई थी नहीं। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और दोनों अपने पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। शंकर पढ़ने लिखने में भी थोड़ा कमजोर था और थोड़ा मौज मस्ती करने वाला ये इंसान था, तो इसने कभी अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लिया ही नहीं। अब शंकर जब किसी चीज़ को सीरियसली करता ही नहीं था, किसी चीज़ पे ज़्यादा गौर करता ही नहीं था, तो पिता ने शंकर को अपने बिजनेस से अलग कर दिया। दोनों भाइयों ने भी शंकर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और शंकर को इन सब चीज़ों से मतलब था ही नहीं। वो अपनी मस्ती में मस्त रहा करता था। दोनों भाइयों ने बिजनेस संभाला और उन दोनों की शादी भी हो गई। शादी अच्छे परिवारों में हुई है। तो जो शंकर की भाभी आई वो पहले पहले शुरू में तो शंकर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो शंकर को पसंद ही नहीं किया करती थी। अपने पत्नियों से बोला करती थी कि तुम्हारा ये छोटा भाई कुछ करता तो है नहीं, काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, इसको इस घर से ही बाहर निकाल दो। इस घर के अंदर इसकी क्या ही जरूरत है, न तो ये घर में किसी काम को करता है और न ही तुम्हारे बिजनेस में किसी भी तरह का ये हाथ बटाता है। लेकिन जो भाई थे वो कहते कि नहीं, शंकर हमारा छोटा भाई है, आज नहीं तो कल ये समझ जाएगा, हम इसको इस तरीके से घर के बाहर नहीं निकाल सकते। चलो, अब जो पत्नियां थी वो भी क्या ही कहती, मतलब शंकर की भाभियां। शंकर उस घर में रह ही रहा था। अब शंकर की उम्र भी हो चुकी थी शादी लायक, 25-26 साल का ये लड़का हो चुका था। भाइयों ने शंकर से कहा कि अगर तुम्हें शादी करनी है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी गृहस्थी बसे तो तुम्हें कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। शंकर अपने भाइयों की बात मानता है और ये भी उनके साथ उनके ही बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर देता है। तो शंकर की उनके बिजनेस में सिर्फ इतनी सी हैसियत थी, एक नौकर जितनी। वो अपने भाइयों का कहना मानता और जो वो काम बताते वो कर दिया करता था। उसको तो सुबह ड्यूटी पे जाता और शाम को घर वापस आने तक मजबूरी में वो काम करना पड़ता था। खैर, अब यहाँ पर शंकर के लिए लड़की ढूंढी जाती है। एक निधि नाम की लड़की, पास के ही गाँव की रहने वाली, जबलपुर के ही पास में कोई गाँव था। तो वहाँ पर निधि के घर में रिश्ते की बात चलाई जाती है। निधि के परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। निधि के माता पिता का देहांत पहले हो ही चुका था। यहाँ पर उसका बड़ा भाई प्रभात और उसकी भाभी कीर्ति, इन दोनों ने निधि की शादी करनी थी। यहाँ पर जो शंकर के परिवार वाले थे, यानी कि इसके दोनों भाई, उनकी एक ही डिमांड थी कि लड़की हमें ऐसी चाहिए जो घर संभाल सके, शंकर को संभाल सके और इसके जीवन में खुशियाँ भर सके। हमें दान दहेज कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ प्रभात और कीर्ति खुशी का ठिकाना नहीं था कि निधि के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता भी आया है और उनको किसी तरह का दान दहेज चाहिए भी नहीं है। इन्होंने सहर्ष निधि की शादी शंकर से करवा दी। सितंबर 2022 में इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है।
अब जो निधि थी शंकर के घर आ चुकी थी। शंकर का घर देखने में तो बहुत ज़्यादा महलों जैसा था, बंगला था, लेकिन जो शंकर का कमरा था वो एक साधारण कमरा था। उसके अंदर कोई सुख सुविधाओं का कोई ज़्यादा सामान था नहीं। इसका बेडरूम छोटा भी था अपने दोनों भाइयों के मुकाबले। निधि कहती कोई दिक्कत नहीं, जैसा नसीब में होता है वो मिल के ही रहता है। निधि शंकर जब इनकी फर्स्ट नाइट थी तो ये दोनों रात भर बहुत बातें करते हैं। शंकर अपनी ज़िंदगी की सारी बातें निधि को बताता है और वो कहता है इस घर में मेरी नौकरों से ज़्यादा कोई हैसियत है नहीं है, तो तुम्हें भी हो सकता है कि कल को कुछ ताने सुनने पड़े या घर का काम करना पड़े, तो क्या तुम एडजस्ट कर सकती हो। निधि कहती तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि जो निधि का भाई और उसकी भाभी थी प्रभात और कीर्ति, इन्होंने भी निधि को ऐसा नहीं था कि हाथों पे रख रखा हो, सराखों पे रख रखा हो, वहाँ पर भी इसको नौकरों की तरह ही काम करना पड़ता था। अब निधि के जब 2-4 दिन इस घर के अंदर बीतते हैं तो जो शंकर की दोनों भाभियाँ थी वो निधि से घर का पूरा काम करवाया करती थी, उसको परेशान रखा करती थी। यहाँ पर जो शंकर है ये जो भी पैसे कमा के लाता था ये निधि के हाथ में रख दिया करता था, कि उसको ज़्यादा पैसे वैसे से कोई मतलब था नहीं। निधि के पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो चुके थे। जब भी प्रभात या कीर्ति निधि को अपना दुखड़ा रोते थे और बताते थे कि हमारे पास पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, ये बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो निधि उनकी मदद कर दिया करती थी, उनके हाथ में कुछ पैसे रख दिया करती थी। अब यहाँ पर प्रभात और जो कीर्ति थे वो निधि को सराखों पे रखने लगे, इसकी खूब तारीफें करने लगे। निधि जब भी अपने मायके जाती तो ये दोनों प्रभात और कीर्ति निधि को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया करते थे। निधि की भी खुशी का ठिकाना नहीं था और सिर्फ इस मान सम्मान को पाने के लिए निधि अपने घर से पैसे उठा के अपने भाई को दे दिया करती थी। यहाँ पर शंकर कभी पैसे का हिसाब निधि से मांगता ही नहीं था। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन निधि जो है वो शंकर से कहती कि मुझे तुम्हें तलाक देना है। अब यहाँ पर शंकर जब ये बात सुनता है तो ये हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। निधि से कहता है कि मैंने क्या गलती कर दी कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। निधि कहती कि मैं तुम्हारे घर में इस तरह से नौकरानियों की तरह काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली जीनी है, और तुमने तो यहाँ मुझसे शादी करी है कि किसी नौकरानी को पकड़ के लाई हो। तुम्हारी दोनों भाभियाँ मुझसे दिन भर यहाँ पर जानवरों की तरह काम कराती हैं और उसके बाद ताने देती हैं जो अलग। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, तुम अपने भाइयों से अलग हो जाओ, मुझे एक अलग मकान बना के दो, खुद का अलग से सेपरेट बिजनेस तुम शुरू कर लो, तब मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, वरना तुम मेरे साथ रहने लायक इंसान नहीं हो। शंकर निधि को बहुत समझाता है, लेकिन जो निधि थी अब समझने को राजी नहीं थी। खैर अब इस तरीके से जो निधि है वो डाइवोर्स केस फाइल कर देती है कोर्ट के अंदर और तमाम तरह के एलिगेशन शंकर और शंकर के परिवार वालों पे लगा देती है। जनवरी 2024 में शंकर और शंकर के दोनों भाई जो थे वो ये फैसला करते कि निधि से अपना पिंड छुड़ाओ भाई, उसको तलाक देकर तुम फ्री हो, वरना ये हम सबको सलाखों के पीछे करवा देगी। शंकर मजबूरी में क्या ही करता, निधि को तलाक दे देता है। साल 2024 जनवरी में इन दोनों का तलाक होता है। निधि एलिमनी में इनसे 40 लाख रुपए मांगती है। शंकर के दोनों भाई पैसे इकट्ठा करते और निधि को दे देते हैं। इनकी तो जान छूटी और लाखों पाए। अब निधि बहुत ज़्यादा खुश, ये अपने भाई के पास प्रभात और अपनी भाभी कीर्ति के पास जाके रहना शुरू कर देती है। अब इस बात को 8-9 महीने हो चुके थे। शंकर निधि को बहुत ज़्यादा याद किया करता था और यहाँ पर शंकर और निधि के एक बच्चा भी हो चुका था। शंकर को निधि से ज़्यादा अपने उस बच्चे की याद आया करती थी, लेकिन शंकर न तो कभी अपनी पत्नी से मिल पाया, न कभी अपने बच्चे से मिल पाया। शंकर के दोनों भाई और दोनों भाभियां अब शंकर को ज़्यादा परेशान करने लगे यहाँ पे कि तुम्हारी वजह से हमारे 40 लाख रुपए का नुकसान लग चुका है। उस लड़की से हमने कोई दहेज नहीं लिया और उनकी मदद ही करी, शादी में पूरा खर्चा भी हमने किया था, और वो गई तो हमसे 40 लाख रुपए लेके गई। तो ये एक तरीके से तुम्हारे ऊपर हमारा कर्जा है, ये तुम्हें हमें देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और जब तक तुम ये कर्जा नहीं चुकाओगे तुम्हें बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी मुआवजे के हमारे पास काम करना पड़ेगा, तुम्हें घर का भी काम करना पड़ेगा और तुम्हें हमारे बिजनेस में भी फ्री में ही काम करना पड़ेगा। शंकर बंधुआ मजदूर बन के रह चुका था। शंकर दिन रात रोया करता था, अपनी किस्मत को कोसा करता था और उसको अपने पिता की बातें याद आया करती थी कि पिताजी बार बार कहा करते थे कि बेटा शंकर, जिंदगी में सीरियस होकर जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उनको वक्त पे निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन तुम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछताओगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। शंकर के सामने आज वही दिन आ चुके थे, ये पछता रहा था। खैर अब इस तरीके से शंकर जो था वो अपने घर को छोड़ के भाग चुका था, क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं जी सकता था। तो ये जबलपुर से एक रोडवेज की बस में बैठता है और भोपाल के लिए जा रहा था। और जब ये भोपाल के लिए जा रहा था तो रास्ते में इस तरीके से इसको निधि नजर आई। जब निधि नजर आई तो ये एकदम बस से नीचे उतरता है, निधि के पीछे दौड़ता है। निधि जो थी उसने एक पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी।
सिर पे एक टोकरा रखा हुआ था जिसके अंदर कुछ भूंगड़े, मूंगफली वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। हाथ में कुछ पानी की बोतलें और कुछ रंग बिरंगी टॉफियाँ ली रखी थी जो कि ये सवारियों को बेच रही थी। शंकर के दिल में बहुत सारे सवाल थे कि जब निधि को 40 लाख रुपए हम दे चुके हैं तो उसके बाद ये इस कंडीशन में कैसे, ये बस में जा जाकर इस तरह से टॉफियाँ, बिस्कुट और ये मूंगफलियाँ और भुने हुए चने क्यों बेचने को मजबूर हो चुकी है। ये उसके पीछे दौड़ लगाता है। और भी जो लोग थे जैसा कि निधि के पीछे दौड़े थे वो सब दौड़ते हैं। थोड़ी दूर पे जाके शंकर निधि का हाथ पकड़ लेता है, निधि को उसके नाम से बुलाता है कि निधि। निधि एकदम अपना नाम सुनती शंकर के मुंह से तो वहीं ठिठक के खड़ी हो जाती है। निधि की हिम्मत नहीं थी कि वो शंकर से नजरें मिला सके। वो अपनी नजरें जमीन में गड़ाए हुए थी, उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ पैर कांप रहे थे। जो आसपास के लोग थे जो निधि के पीछे पीछे शंकर के साथ दौड़े थे उन्होंने निधि को पकड़ लिया था। किसी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे, महिलाओं ने, कईयों ने उसकी चोटी पकड़ के खींचना शुरू कर दिया था। और एक दो जने तो ऐसे भी थे जो निधि के ताबड़तोड़ थप्पड़ मारना शुरू कर चुके थे। शंकर उन सबको दूर हटाता है और निधि को अपनी बाहों में भर लेता है, उसको अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि इस महिला को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो इसके तुमने थप्पड़ मारे, इसकी चोटी खींची है? तुम होते कौन और तुम्हारा इसमें क्या ही मतलब है? उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमने सोचा कि तुम्हारा कोई सामान चुरा के गई है, एक चोर है, इसलिए इसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना न जाने कैसे मजबूर इंसान के साथ ये ऐसी चोरी करके नुकसान पहुंचा सकती है। शंकर कहता है ये कोई चोर नहीं है, मेरी पत्नी है। जैसे ही निधि शंकर के मुंह से ये बात सुनती है इसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये वहीं जमीन पर अपना टोकरा गिरा देती है और धड़ाम से नीचे बैठ जाती है। शंकर निधि को उसके कंधों से पकड़ता, उसको खड़ा करता है। निधि से कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे, तुम आज दर दर भटकने पे कैसे मजबूर हो चुकी हो और इस तरह का काम क्यों कर रही हो? तुम्हारे भाई और भाभी ने तो तुम्हें रख लिया था, तुम्हें मैंने 40 लाख रुपए देते, उसका क्या हुआ? तुम आखिर ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हो? शंकर के बहुत सारे सवाल। निधि इन सभी सवालों का जवाब कैसे ही दे पाती, वो सोचने पे विवश थी। निधि शंकर से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है शंकर को कि मैंने तुमसे तलाक लिया, तुमको धोखा दिया, तुम्हारे पैसे छीन के मैं चली गई हूँ तुम्हारी जिंदगी से दूर। तो अब तुम्हें मुझसे क्या लेना है? तुम्हारा और मेरा क्या ही सारोकार है? मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ, मैं कैसी कंडीशन में हूँ या नहीं हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? निधि रोते हुए ये सारी चीजें भरे हुए गले से शंकर को कह रही थी। वो चाहती थी कि शंकर कैसे भी करके उससे दूर चला जाए, शंकर उससे और कोई सवाल ना पूछे। निधि वहां से हाथ छुड़ा के फिर भागती है। शंकर फिर निधि के पीछे भागता है। थोड़ी दूर पे जाके शंकर निधि को फिर पकड़ लेता है। निधि से कहता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। निधि जैसे ही ये बात सुनती है उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शंकर का बिल्कुल भी सामना कर नहीं सकती थी। वो चाहती थी कि या तो ये जमीन फट जाए या आसमान उसे निगल जाए। वो शंकर का सामना नहीं कर पा रही थी, उसके सामने खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। निधि शंकर से कहती है हाथ जोड़ के कि मुझसे कुछ भी मत पूछो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे लायक तब भी नहीं थी और आज भी नहीं हूँ, और अगर तुम इस तरीके से मुझसे सवाल पूछोगे और तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं किसी भी गाड़ी के नीचे आके अपनी जान दे दूंगी। शंकर जैसे ये बात सुनता है उसकी पकड़ जो थी वो ढीली हो जाती है। अब शंकर की आंखों में भी आंसू आ चुके थे, क्योंकि निधि भले ही उसकी ज़िंदगी से दूर हो गई हो, लेकिन वो निधि से दिलो जान से आज भी प्यार करता था। शंकर निधि से कहता कि नहीं, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, तुम जाओ। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूं तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी नज़रों से बहुत दूर चला जाऊंगा। शंकर पलट जाता है और वापस अपनी बस की तरफ जाने को कदम बढ़ाना शुरू कर देता, बहुत ही धीरे धीरे। उसकी आंखों में आंसू थे, गर्दन नीचे लटकी हुई थी, उसके हाथ शायद आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी लग चुकी थी, लेकिन वही खुशी उसके हाथ से छूट चुकी थी जिसकी उसे उम्मीद थी। जैसे ही शंकर धीरे धीरे जा रहा था, इधर जो निधि है शंकर को एक टक निगाहों से देखती जा रही थी। निधि के मन में न जाने क्या आता है, वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती, दौड़ के जाती है और शंकर को पीछे से गले लगा लेती है। शंकर जैसे ही निधि का ये स्पर्श पाता है वो पलटता है, निधि को अपने गले से लगा लेता है। निधि की आंखों में भी आंसू थे, शंकर की आंखों में भी आंसू थे, ये दोनों फपक फपक कर वहां पर रो रहे थे। शंकर निधि के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भरता है और अपने दोनों अंगूठों से उसके आंसुओं को पोंछता है। उसके बाद निधि का हाथ पकड़कर एक एकांत की जगह की तलाश में चल पड़ता है। एक बड़ा सा पीपल का पेड़, उसके नीचे निधि और शंकर दोनों बैठ जाते हैं। शंकर निधि से पूछता है कि निधि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई, मुझे हर चीज जानना है, आखिर तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है और हमारा बच्चा कहाँ है? निधि कहती मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैंने सुख की और खुशियों की तलाश में एक कदम उठाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जो मैंने कदम उठाया वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम होगा। शंकर कहता क्या हुआ? निधि कहती है कि जब तुम मुझे सारे पैसे लाके दे दिया करते थे
तो मैं जैसे ही मेरा भाई प्रभात, मेरी भाभी कीर्ति कहते थे कि हमारे पास पैसों की तंगी चल रही है, घर में खाने के भी पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो मैं कुछ पैसे की मदद उनकी कर दिया करती थी। और जब मैं इस तरीके से उनकी पैसे की मदद किया करती थी, पहले तो थोड़ी थोड़ी किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हुई। वो ऐसे ही मेरे सामने आंसू बहाते, सिंपैथी जगाते, अपनी मजबूरियां बताते, मेरा दिल पिघल जाता था। अपने भाई और भाभी के प्यार के लिए मैं हमेशा तरसती रही हूँ, और वो मुझसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे, मुझे बहुत ज़्यादा लाड करने लगे थे, मेरी इज्जत करने लगे थे, तो मैं उनको वो पैसे दे दिया करती थी। अब इसी तरीके से साल 1.5 साल तो मैं उनकी पैसों से मदद करती रही। तुमने कभी मुझसे हिसाब किताब मांगा नहीं, और मैंने लाखों रुपए उनको दे चुकी थी। अब जो मेरे भाई और भाभी थे, इनका लालच कुछ ज़्यादा बढ़ चुका था। इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, मैं अपने मायके गई, वहाँ पर कुछ दिन रुकी, तो मेरी भाभी जो है कीर्ति, उसने पूछा कि तुम अपने ससुराल में कैसे रह रही हो। तो वैसे तो वो सब कुछ जानती थी मेरी स्थिति के बारे में, लेकिन जो कीर्ति है, अब वो निधि का माइंड वॉश करने लगी। वो कहने लगी, इतना बड़ा मेलो जैसा ये घर है, तुम अपने पति के साथ अलग होके क्यों नहीं रहती हो, वहाँ पर नौकरों जैसे काम क्यों करती हो। तुम्हारे जो पति हैं, उनका जो बिजनेस है तो तुम्हारे ससुर का। तुम तुम्हारे पति को बोलो कि वो बंटवारा करे, जब बंटवारा होगा तो तुम्हारे पर लाखों करोड़ों रुपए वैसे ही आ जाएंगे। तो तुम्हें इस तरीके से मजदूरों की तरह रहने की क्या जरूरत है। और अगर वो बंटवारा करने को नहीं मानते तो तुम उसे तलाक दे दो, क्योंकि ऐसा आदमी का होना ना होने के बराबर ही, जो अपनी पत्नी की मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। निधि को बातें बिल्कुल सही लग रही थी कि करोड़पति घर की बहू होने के बावजूद नौकरानी के रूप में कैसे ही रह सकती है वो। ये सारी बातें वो शंकर से कहती, लेकिन शंकर जो था वो अपने भाइयों के खिलाफ कभी जा नहीं सकता था और नहीं जाना चाहता था। उसने निधि की कोई बात नहीं मानी। यहाँ पर कीर्ति और प्रभात निधि का फिर माइंड वॉश करने लगे कि अगर शंकर अपने भाइयों की गुलामी करना पसंद करता है तो तुम क्यों करती हो। तुम शंकर से तलाक ले लो और एलिमनी में उससे मोटा पैसा लेकर यहाँ पर आ जाओ। हम तुम्हारी किसी और अच्छे घर में शादी करवा देंगे। तुम्हारे पास पैसा होगा और अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम महारानियों की तरह ठाठ से रहोगी। क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती हो। निधि के ये बात भी समझ में आ जाती है। अब निधि यहाँ पर अड़ जाती कि उसे तलाक लेना है। शंकर और शंकर के भाई भाभी सब समझाते निधि को, लेकिन उसके दिमाग में तो अब ये बात आई चुकी थी कि वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से क्यों बर्बाद करेगी, कहीं और शादी करके अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताएगी ना। निधि ने तलाक ले लिया। 40 लाख रुपए लेकर ये प्रभात और कीर्ति के पास आ गई। प्रभात और कीर्ति ने निधि को शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्यार से रखा। निधि के पास 40 लाख रुपए जो थे, धीरे धीरे प्रभात और जो कीर्ति है निधि से कहने लगे कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, ये हो सकता है कोई चोरी करके ले जाए, और हो सकता है हमें किसी तरह से ये पैसों से नुकसान हो सकता है। तो ऐसा है कि इस पैसे से हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी के रूप में पैसा भी सुरक्षित रहेगा, और जो उस प्रॉपर्टी को हम किराए पे चढ़ा देंगे तो उसका किराया भी आता रहेगा, ये साइड इनकम भी हो जाएगी। निधि को ये बात समझ में आई। वो अपने भाई और भाभी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। उसने 40 लाख रुपए लेके अपने भाई प्रभात के हाथ में रख दिए। प्रभात जाता है और एक अच्छी सी प्रॉपर्टी वो सिलेक्ट कर लेता है। कीर्ति को भी दिखाई जाती है और निधि को भी दिखाई जाती है। ये भी उस प्रॉपर्टी को पसंद कर लेता है। यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को प्रभात खरीद लेता है, और जब ये प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी के पेपर प्रभात खुद के नाम पे करवा लेता है, और रजिस्ट्री भी खुद के नाम पे हो जाती है। तो यानी प्रॉपर्टी का मालिक तो प्रभात था। अब निधि को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपने भाई और भाभी पे पूरा भरोसा था। अब जैसे ये प्रॉपर्टी प्रभात के हाथ लगी, 40 लाख रुपए निधि के गायब हो ही चुके थे। तो यहाँ पर उसके दूसरे दिन से प्रभात और कीर्ति का जो रवैया था निधि के लिए, वो बदलना शुरू हो गया। इसको घर पे फिर वही नौकरानी वाला काम करना पड़ा। जो कीर्ति थी दिन भर निधि को ताने मारा करती थी, इसको कहा करती थी कि तुम अपने पति को तो छोड़ ही आई, और अब ये है कि हमारे दानों पे तुम जिंदगी जी रही हो, हमारी तो पहले ही हालत खराब है। तुम जाओ कहीं जॉब करो, नौकरी करो, और अपना खर्चा खुद उठाओ, अपने भाई पे क्यों बोझ बनती हो। निधि ने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसी स्थिति भी हो सकती है। निधि को जब पता लगता है कि जो उसके जो 40 लाख रुपए थे और उससे जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी थी वो प्रभात के नाम पे, तो ये अपने भाई और भाभी से झगड़ा करना शुरू करती है, उनसे लड़ मरती है। जब इस तरीके से घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रभात और कीर्ति निधि को घर से बाहर निकाल देते हैं, और वो कहते हैं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर में तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपने पति के पास। अब निधि शंकर के पास तो कैसे ही जाती, मजबूरी में ये अनजान रास्ते पे निकल पड़ती है। जब निधि इस तरीके से फूट फूट के रो रही थी बस स्टैंड पर बैठकर, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके के लोग जो कि बसों में सामान बेचा करते हैं, वो कुछ महिलाएं निधि के पास आती हैं। उनसे कहती, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारा कोई खो गया है या तुम यहाँ पर गुम गई हो, तुम हमें अपना एड्रेस बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ पैसों से ही मदद करने की कोशिश करी,
लेकिन जो निधि थी उसने जब अपनी सारी कहानी उन लोगों को बताई तो उनका कलेजा भी फटने को आ गया, उनकी आंखों में भी आंसू थे कि क्या किसी महिला के साथ इतनी बदसलूकी उसके ही परिवार वाले कर सकते हैं क्या? इस तरीके से क्या धोखा उसको दे सकते हैं क्या? खैर, बड़े लोगों की और लालची लोगों की तो अपनी ही ज़िंदगी होती है, उनकी अपनी मानसिकता होती है। ये साधारण सीधे साधे गरीब लोग थे। इन्होंने निधि का हाथ पकड़ा और निधि को कहा कि तुम हमारे साथ चलो। निधि की गोद में एक बच्चा था और उस बच्चे पे इनको ज़्यादा तरस आया। निधि को ये लेके अपनी झोंपड़पट्टी वाला जो इलाका था, स्लम था, वहाँ पर ले जाते हैं। निधि को वहाँ पर रखते हैं, एक छोटा सा कमरा इसको दे दिया जाता है। कुछ दिन तो निधि वहाँ पर रहती है और निधि का सारा खर्चा यही लोग उठा रहे थे। लेकिन निधि का जो आत्मसम्मान था, जो इसका स्वाभिमान था, वो जाग उठता है। निधि कहती कि नहीं, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी और मैं भी अपने खर्चे को खुद ही उठाऊंगी। जब इस पूरी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तब आप लोगों ने अनजान होकर भी मेरा सगों से ज़्यादा बढ़कर साथ दिया है। मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो महिला कहती कि ठीक है, तो ये सारा सामान है, हम बेचते हैं, तुम भी ये ले लो और तुम भी बेचना शुरू कर दो। अब जिस मकान के अंदर निधि को रखा गया था, वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा भी थी। बूढ़ी अम्मा निधि के बच्चे को संभाल लिया करती थी दिन भर, और निधि इसी तरीके से उन लोगों के साथ बस स्टैंड पर जा जाकर वो सामान बेचा करती थी। और इसी तरह से इसकी शंकर से मुलाकात हुई। शंकर जैसे ही निधि की सारी कहानी सुनता है, इसकी आंखों से दरदर आंसू बह रहे थे। निधि शंकर के आंसुओं को देख नहीं पाई। वो शंकर के आंसू अपने साड़ी के पल्लू से पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन शंकर निधि का हाथ थाम लेता है, रोक लेता है। शंकर कहता है कि आज मुझे दिल भर के रो लेने दो, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ है वो उसके पीछे मैं ही सबसे बड़ा कारण हूँ। अगर मैंने अपने पिताजी की बात मानी होती, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पे और सही तरीके से निभाया होता, अगर मैं भी काबिल होता, तो तुम्हारे साथ आज इतना बुरा नहीं हो पाता। इसके पीछे मैं ही सबसे बड़ा कारण हूँ। निधि एकटक शंकर को देखती है। हालांकि निधि की आंखों में भी आंसू थे। बार बार वो शंकर की शक्ल को देखने के लिए अपनी आंखों को अपने हाथों से पोंछ रही थी, लेकिन आंसू फिर उसकी आंखों में भर आ जाते थे। सामने का दृश्य बिल्कुल धुंधला हो जाया करता था। निधि मन में सोच रही थी, इंसान कितना महान है, इसके साथ मैंने इतना बुरा किया, इसको धोखा दिया, इसका जीवन तहस नहस करके रख दिया। उसके बावजूद ये खुद को दोषी मान रहा है और मुझ पे एक भी इल्जाम लगाने को आज भी तैयार नहीं है। निधि शंकर के पैरों में गिर पड़ती है, उससे माफ़ी मांगती है और शंकर से कहती है कि आप तो किसी और अच्छी लड़की से शादी करके अपने जीवन को खुशहाल बना लो, मेरी ज़िंदगी तो यही है। शंकर निधि का हाथ पकड़ता, कहता है कि नहीं, तुम मुझे मेरे बच्चे से मिलवाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं कितना तरस रहा हूँ 8-9 महीने से उस बच्चे की शक्ल देखने के लिए। लेकिन निधि की हिम्मत नहीं कर रही थी कि शंकर को उस बच्चे के पास ले जाए। शंकर निधि को लेके चलता है। निधि आगे आगे चल रही थी, शंकर पीछे पीछे चल रहा था। ये उस स्लम के अंदर जाता है। जैसे जैसे शंकर इस बस्ती के अंदर जाता जा रहा था, शंकर की दिल और आत्मा दोनों रोते जा रहे थे कि ऐसी जगह पर निधि रह रही है और अपने बच्चे को भी रख रही है। शंकर का कलेजे का टुकड़ा क्या ऐसी जगह पर रह रहा है? कहाँ तो हाट हवेलियों में रहने वाले ये लोग, कहाँ ये स्लम के अंदर, झोंपड़पट्टी के अंदर रहने को मजबूर थे। शंकर जैसे ही उस घर के बाहर पहुंचता है जहाँ पर निधि रह रही थी, तो सामने एक बूढ़ी अम्मा, उसकी गोद में शंकर का बच्चा खेल रहा था। शंकर जैसे ही अपने बच्चे को देखता है, दौड़ के जाता है, उसको उठा लेता है और उसको गले से लगाता है। उसके गाल माथे को ये लगातार चूमना शुरू कर देता है। पागलों की तरह इसकी हालत हो चुकी थी। ये सारी चीज़ देखने के बाद जो बस्ती के लोग थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। सबको पता लग ही चुका था कि ये शंकर है, निधि का पति है, और निधि की कहानी सबको पता ही थी। और इतना सब कुछ भुगत लेने के बाद भी ये इंसान अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए इतना दिल रखता है, उनसे इतना प्यार करता है। इस प्यार को देखने के बाद सबकी आंखें नम हो चुकी थी। शंकर निधि का हाथ पकड़ता है, बूढ़ी अम्मा के पैर छूता है, सभी लोगों का धन्यवाद करता है और कहता है कि आज से मैं निधि को अपने साथ ले जा रहा हूँ और अब ये यहाँ पर नहीं रहेगी। सभी लोग जो थे वो शंकर को और निधि को वहाँ से विदा करते हैं। शंकर और निधि वहाँ से चल पड़ते हैं। शंकर भोपाल जा ही रहा था, ये भोपाल पहुँच जाता है। अब इनके पास पैसे तो थे नहीं, पर जो निधि को शादी में इसके गहने मिले हुए थे वो निधि ने छुपा के रखे हुए थे। वो प्रभात और कीर्ति के हाथ नहीं लगे थे। बस यही जो था शंकर और निधि की जमा पूंजी थी। यही इनके हाथ में कुछ नया करने के लिए एकमात्र साधन था। निधि उन गहनों को अपनी खीसे में से निकालती है, शंकर को देती है, कहती है अब है जो यही है मेरे पास, इसके अलावा तुमने जो भी मुझे दिया था मैंने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। वो चाहे पैसा हो, सम्मान हो, चाहे तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारी मेरे लिए इज्जत हो या फिर समर्पण, सब मैंने बर्बाद करके रख दिया है। शंकर कहता मैं दोबारा आ गया हूँ, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, सब वैसा का वैसा सुरक्षित रखा हुआ है। शंकर और निधि ये दोनों भोपाल पहुँचते हैं। यहाँ पर उन गहनों को बेचकर शंकर को कुछ पैसे मिलते हैं, जिनसे ये बिजनेस शुरू करता है। शंकर दिन रात मेहनत करता है, उस बिजनेस को दिन और रात चलाने की कोशिश करता है।
धीरे धीरे शंकर तरक्की करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो सीरियस हो चुका था। हर चीज़ को वो बहुत ही जिम्मेदारी से करना शुरू कर चुका था। निधि भी शंकर का फुलजोर साथ दिया करती थी। किराए के मकान में ये रह रहे थे। साल 2024 अक्टूबर में शंकर और निधि दोबारा मिले थे और आज साल 2026 चल रहा है। शंकर भोपाल के अंदर एक अच्छा खासा अपना स्टैंड बना चुका है, बिजनेस को अच्छे से ये चला रहा है और लाखों रुपए महीने की ये इनकम जनरेट कर रहा है। निधि और शंकर दोनों बहुत ही खुशहाल जिंदगी को जी रहे हैं और अपने बच्चे की बहुत ही शिद्दत के साथ ये परवरिश कर रहे हैं। तो ये थी शंकर और निधि की कहानी, और इन दोनों की कहानी सुनने के बाद आपके जो भी विचारों कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की दिल को छू लेने वाली इमोशनल सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।